देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इंस्क्राइब है। पी क्यू तुम्हें दिया 24, क्यू आर तुम्हें दिया है 7, एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस इंस्क्राइब सर्कल, और रेडियस मतलब एक्स, मतलब एक्स के टर्म में तुम्हें दिया हुआ। खैर देखो ये तुम्हें 90 डिग्री बोला गया बाहर का ट्राइंगल, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ, यानी यार हाइपोटेनस की जरूरत पड़ सकती है। अभी तुम्हें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्या करना है, लेकिन जो रास्ते मिल रहे हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, जो रास्ते मिलते हैं वो निकालते हैं यार, चलो ये निकाल ही रहे, कहीं ना कहीं जरूरत हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि बाकी कोई रिलेशन लग नहीं रहा है कि 7 को इससे कैसे कनेक्ट करें नहीं समझ में आ रहा है, इस 24 को इससे कैसे कनेक्ट करें नहीं समझ में आ रहा है। कुल मिला के हम पी आर निकाल लेंगे। तो 24 और 7 से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? 576 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर। हाँ वो तो 576 है, एंड देन 49 है, यानी 625 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा यार। पी आर कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि ये अंडर रूट में जाएगा 625, बाहर आके 25 तो मालूम पड़ गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा देखो ये तुम्हें x दिया हुआ है, तुम्हें बोला गया ये वाला 90 है, और ये तो तुम्हें मालूम है 90 ही होते हैं, ये भी 90। क्योंकि क्या है ये टेंजेंट पर रेडियस से जो टेंजेंट लाइन टच होती है 90 डिग्री में टच करती है। 3 90 तो चौथा तो पक्की बात है 90 होना ही है यार। अगर दो भी 90 हो जाते तो बाकी दो 90, अगर अपोजिट दो 90 अगर हो जाते तो बाकी अपोजिट दो 90 हो जाते, ठीक है। तो ये 90 है, तो 90 90 90 मिल गया, तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्योंकि वो स्क्वायर, अब देखो ये x है, ये भी कितना है, क्योंकि ये भी रेट है, ये भी x है। अब ये x तो ये भी x, तो ये x तो ये भी x, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, इस पूरी लाइन में अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी मालूम है? इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये पूरी 25 है, और ये वाली देखो लाइन कितनी, ये x है तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 7 माइनस एक्स। अगर ये पूरी अगर 7 है, ये पूरी लाइन 7 है, जिसमें x हटा दो तो ये बचेगा 7 माइनस एक्स, 7 में से x हटा 7 माइनस, अगर ये 7 माइनस एक्स है तो एन आर कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स ही तो हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होती है, इक्वेट होती है, इक्वल होती है, 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स। चलो लेकिन इधर क्या कह रहा है, ये पूरी 25 है, ये पूरी क्या है 25 है। अब ये वाली कितनी हो जाएगी, 25 में से माइनस कर देंगे 7 माइनस एक्स, ये वाली लाइन माइनस कर तो ये वाली लाइन आ जाएगी पूरे में से, ये ठीक है ना। तो जाएगा माइनस का इन ब्रैकेट करना पड़ेगा 7 माइनस एक्स, सही है ना, ब्रैकेट खोलेंगे चेंज होगा, समझ, ये वाली लाइन आ जाएगी। अगर ये इतनी है तो ये भी उतनी ही होगी, ये वाला पार्ट, क्योंकि सेम पॉइंट पे टेंजेंट इक्वल होती है 25, ब्रैकेट ओपन कर ले रहे, माइनस 7 प्लस एक्स आ जाएगा, 25 माइनस 7 हो जाएगा 18 प्लस एक्स, सही ना, 18 प्लस एक्स, और ये भी 18 प्लस एक्स, सही है ना। अब देखो 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स। अच्छा ये एक इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ से, ये वाली लाइन की एक इक्वेशन तो आ रही है 24 माइनस एक्स, ये लाइन के लिए क्या इक्वेशन आ रही है, लाइन के लिए 24 में माइनस एक्स, मतलब ये लाइन कितनी है, अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ से कंपेयर करें तो ये लाइन कितनी है, ये 24 में से ये वाला एक्स हटा तो 24 माइनस एक्स, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है भाई, हम 18 प्लस एक्स है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, इधर की इक्वेशन यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है टेंजेंट, ये दो टेंजेंट बराबर है, सेम पॉइंट से आई है, इधर से ये टेंजेंट 18 प्लस एक्स आई थी, तो ये वाली कितनी हो गई थी 18 प्लस एक्स। जब एक तरफ कर हम 18 प्लस एक्स है, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं हम 24 माइनस एक्स, दोनों आपस में बराबर हो गए, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस उधर या प्लस एक्स, 18 इधर माइनस, और 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x, 24 माइनस 18 6 हो जाएगा, 18 इधर आके 24 से माइनस होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स आ गया 3, रेडियस 3 आ गई, रेडियस 3 आ गया। इतना ईजी था ये, ऐसे इक्वेट करते हुए चलना पड़ रहा था मैं, यहाँ से इक्वेट इधर करा, इधर से इधर, इधर से इधर, अब यहीं से तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से करा दो, जहाँ से चाहे वहाँ से करा दो, घूम फिर के 2 इक्वेशन आनी चाहिए, आ जाएगी 2 इक्वेशन। ऐसे भी आ रही थी, देखो ये कह रहा था उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, ये कह रहा 7 माइनस एक्स है, ये क्या कह रहा था, हम क्या है, और यहाँ पे क्या कह रहा था, अच्छा ठीक है ये इक्वेशन तो इधर, चलो ठीक है रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घूम कर जाना था। हाँ ये वाला रहने दो बाद में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज
20,000 एंड जीएसटी पेड बाय द ओनर इज 4400। कह रहे कॉस्टिंग 20,000 की गुड्स ली और जीएसटी कितनी पे करनी पड़ी 4,400, ठीक है ना। और तुम्हें रेट पूछा गया, रेट मतलब परसेंटेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परसेंटेज। भाई किसी भी परसेंटेज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसे नोट कर लो आप लोग, और नोट करके ऊपर बुक के ऊपर ही कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्वेश्चन का रेफरेंस देकर ऊपर कहीं पे लिखा करो। आपकी बुक तो बिल्कुल, ये क्या है, ये तो बिल्कुल क्लीन क्लियर, ये ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, इतनी क्लीन बुक। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं लिखे हैं आप लोगों ने, ना ही कुछ अंडरलाइन, ना ही कुछ हाईलाइटिंग कि चलो कोई क्रिटिकल पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख लें। ये पढ़ाई करने का तरीका बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है। ऐसे बुक क्लीन का मतलब पढ़ाई बहुत गंदी हो रही है। फिर बुक क्लीन रहेगी, आपके टेक्स्ट बुक क्लीन है, मतलब पढ़ाई गंदी, साफ सुथरी बात। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, कितनी सारी पूरे बुक में डाउन बताए गए हैं, कहीं पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने ना हेडर में लिखा है, ना ही हेडर में ना ही फुटर में लिखा है, कहीं कुछ लिखा ही नहीं, कहीं कुछ नोट ही नहीं है। तो ये गंदी पढ़ाई है। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल लो भाई। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के टोटल कॉस्टिंग 20,000 थी। 20,000 पे इसने कितना पे किया? 4,400। तो 4,000 कुछ एक परसेंटेज होगा, उसने बताया होगा भाई 10% पे करो, 15% पे करो, 20% पे करो, तो उसका कुछ अमाउंट बना होगा। तो वो परसेंटेज, वो अमाउंट नहीं पूछ रहा है। अगर ऐसा होता, सुनो जरा, अगर ऐसा होता भाई 20,000 रुपये गुड़ से आपको है ना 15% जीएसटी देनी पड़ेगी, तो हम क्या करते? इंटू 15 डिवाइड बाई 100 ऐसे करते जीएसटी निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाता? 3,000 रुपये आ जाता, 3,000 रुपये आ जाता 15%, 3,000। तो आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये पूछा गया इस बार, आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो नहीं लिखेंगे वहाँ पे। बस यहाँ पर वही ना। देखो तो फॉर्मूला क्या है? तो ऐसे लिख दो पी अपॉन, या ऐसे लिख दो टोटल इंटू पी अपॉन 100, दैट इज परसेंटेज वाला जो भी रेट है ना, पी अपॉन 100 या आर अपॉन 100, वॉट एवर, चलो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू आपका वो जो उसका जो आंसर होगा, अमाउंट होगा, वो आ जाएगा, ठीक है ना। सही है ना। अब टोटल दिया है क्या? टोटल कॉस्टिंग, हाँ सर दिया है टोटल, तो टोटल जो टोटल लिख लो ना, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा इनटू आर दिया है सर, आर तो नहीं, आर तो पूछा है क्या? अच्छा ठीक है, आर अपॉन 100 वैसे ही लिख लो। क्या उसका उस रेट का आंसर दिया है? वो जो जो भी परसेंटेज में है उसका रेट है। हाँ सर 4,400 दिया हुआ है, तो 4,400 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। फिर आर को यहीं छोड़ देंगे, 2 0 काट के 200 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 22 है ना। 2 0 गए, 2 आर कितना आ गया? 22 परसेंटेज आ गया। तो ये तो यार बचपन से हमने फॉर्मूले सीखे ना, किसी का भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो आर की जगह चाहे तो पी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इन जनरल कि परसेंटेज हमें निकालना है, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल इंटू पी अपॉन 100, उस परसेंटेज का आंसर क्या है वो। तो यहाँ पे आप है ना रेफरेंस दे के लिखा करो इसे, जिससे कि रेफरेंस दे के लिखोगे तो और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग ने किया था। तो टोटल इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर। ये अब ये जीएसटी के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। कहीं पर परसेंटेज पूछा गया हो सकता है टोटल दे दिया गया हो परसेंटेज, तो आंसर निकालना हो, उसका फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। हो सकता हो कि तुम्हें टोटल गायब कर दे, परसेंटेज और आंसर दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इधर देख लो कि समथिंग टोटल, मतलब किसी ने जीएसटी पे की, कितनी जीएसटी पे की? 4,400, और वो जो जीएसटी थी उसका जो रेट था, उसका जो परसेंटेज था वो था 22%। तो बताओ वो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, टोटल गुड्स कितने में थी, जो कि उसको 4,400 रुपये देना पड़ गया, ऐसे जीएसटी 4,400 देना पड़ गया उसका। तो भाई हमारे पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या? टोटल इंटू पी अपॉन 100, मतलब रेट वाला परसेंटेज वाला 100 इज इक्वल टू आंसर, मतलब जो भी अमाउंट आ रहा है उस परसेंटेज का। टोटल इस बार नहीं दिया हुआ है, टोटल वैसे ही रख दिया, पी दिया है सर 22/100, आंसर सर 4,400 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो टी को ऐसे ही रखेंगे, 4,400 इंटू 100 ऊपर जाएगा, 22 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, सही है ना। तो 22 2 200 और मल्टीप्लाई के देखो 20,000 रुपये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 20,000। तो कितना बेसिक सा फॉर्मूला है ये। डिस्काउंट में भी यही चीज़ लग जाती है, डिस्काउंट में भी यही चीज़ लग जाती है कि कोई चीज़ 10% डिस्काउंट के बाद वो चीज़ समझो 900 रुपये की हो रही है आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो है 10% डिस्काउंट के बाद, ये 10% है कि 10% डिस्काउंट के बाद की कहानी है?
बाद की कहानी, यानी कि ये जो चीज़ है ये 90% वाली चीज़ है, 10% नहीं है। कह रहे 10% डिडक्ट होने के बाद, भाई आप सर हमको समझ आ गया, हम समझ रहे हैं। दूसरा पार्ट हम बता समझ रहे रहे हैं, हैं। ठीक है, इधर ध्यान दे लो। देखो अगर भाई डिस्काउंट वाला जो आप लोग का डाउट था, तो डिस्काउंट वाले में क्या डाउट था कि डिस्काउंट होने के बाद उस गुड्स की कॉस्टिंग 900 रुपए है, डिस्काउंट काटने के बाद। अब इस फॉर्मूले में कैसे सेट करोगे? आप करोगे सर टोटल इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर। अब बताओ टोटल में क्या लिखे? टोटल में कुछ नहीं नहीं मालूम हमें टोटल। पी में क्या लिखे? पी में 10%। 10%। आंसर में क्या लिखे? 900। 900। आंसर गलत, गलत। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि समझो कॉन्सेप्ट को क्या कहा जा रहा है। गलत कर दिया आपने। भाई मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन क्या था कि डिस्काउंट कट करने के बाद 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट 900 रुपए नहीं मैंने बोला है। मैंने ये नहीं बोला 10% डिस्काउंट 900 रुपए है। मैंने बोला 10% डिस्काउंट कट करने के बाद, कट करने के बाद गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? 900 रुपए है। तो फिर वो 90% आएगा। आप बात समझ में आई? हाँ। गुड्स की कॉस्टिंग 900 रुपए हो गई, यानी समथिंग कुछ थी, 10% काटा तो 900 रुपए हो गई गुड्स की कॉस्टिंग। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्या? टी इंटू पी अपॉन 100 मतलब परसेंटेज इज इक्वल टू आंसर। तो टी हमें नहीं पता कि गुड्स की कॉस्टिंग पहले क्या थी, इंटू पी अब 10% नहीं, 10 क्योंकि minus 100। हाँ, क्योंकि 900 रुपए 10% 900 रुपए नहीं है, 10% काट कट करने के बाद 900 रुपए मतलब ये 90% है। ये क्या है? 90%। ये 90% है। तो 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर। आंसर इज योर 900 रुपए। ठीक है, अब 10% यहां नहीं लिखेंगे। तो यही करें, स्टोरी लाइन को समझो जरा, कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो टी इज इक्वल टू 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। ठीक है, 1 0 1 0 हो गया, तो 10 आया और ये 1000 रुपए था वो गुड्स। कितना रुपए था? 1000 रुपए। देखो अभी 1000 रुपए में 10% हटाओ, 1000 रुपए में 10% हटाएंगे, देखो 900 रुपए 10% हटाएंगे, ये आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है ना, और 1000 रुपए में 100 रुपए माइनस करो, 100 रुपए डिस्काउंट आया, 900 रुपए आया कि नहीं आया? तो कितना यार, एक ऑलराउंडर फॉर्मूला नहीं बना दिया है, एक ऑलराउंडर फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये समझो पी अपॉन 100 में क्या लिखना है। यहाँ पे 4400 रुपए, 4400 रुपए जो जीएसटी थी। अब ये तो सीधा इधर इसमें परसेंटेज में तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आंसर जगह, यहाँ तो परसेंटेज निकालना ही है। तो ये परसेंटेज आएगा वो 4400 वाला आएगा, उसका माइनस क्या वाला नहीं आएगा, है ना। तो दो कहानी है कि जैसे 10% के हिसाब से 10% 900 रुपए है, या 10% काटने के बाद 900 रुपए हुआ, ये दोनों में फर्क है। क्या दोनों में फर्क है बताओ? कि ये 10% है कि 10% काटने के बाद क्या अमाउंट है, ये आपको डिफरेंशिएट मालूम होना जरूरी है। उस हिसाब से 10 अपॉन 100 लिखना है कि 90 अपॉन 100 लिखना है, उस हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, देखो तुम्हें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इस डायग्राम में तुमको बोला गया है कि इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम फाइंड x प्लस वाई। फाइंड व्हाट? x प्लस वाई। अच्छा ठीक है, तो कभी भी एंगल पता करने के लिए आए तो एक तुम्हें गेट चाहिए होता है घुसने के लिए, कि कहाँ से इंटर करें, कहाँ से इंटर करें। ठीक है ना, ये ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, और टेंजेंट दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस है, इधर से टेंजेंट है। ठीक है, और ये डायमीटर होते हुए आगे लाइन में मिली हुई है। उसके बाद ये दिया हुआ है तुम्हें y, ये दिया है तुम्हें x, सेंटर है O, ये है P। ठीक है, ये तुम्हें डायग्राम दिया, तुम्हें फाइंड करना है x प्लस वाई फाइंड करना है। सो अच्छा बताओ, हाँ, तो इस टाइप के जब भी एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि एंट्री गेट, एक दरवाज़ा मिलना चाहिए, वो ज़रूरी। कहाँ से घुसे अंदर? क्या कोई एंगल गिवन है? सर लग तो नहीं रहा सर कोई एंगल गिवन है, लग रहा है कोई एंगल गिवन है? आप इधर आ जाइए, वो दूसरे देखते हो आप, कोई एंगल गिवन लग रहा है इसमें? लग तो रहा है।
इसका मतलब कच्चे हो बहुत। डायमीटर से 90 बनेगा। ये 90 बहुत बनेगा। कहाँ और डायमीटर, डायमीटर X- ये है। और डायमीटर अगर ये तो एक पॉइंट यहाँ से लाइन स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से लाइन स्टार्ट होकर फिर सर्कमफ्रेंस में जानी चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर ये 90 बनेगा, उसका मतलब ये है। ये 90 बनेगा, रेडियस से उसका बोलो। मतलब भी यही है सर। ठीक है ना, रेडियस से टेंजेंट 90 बनेगा ये। और सर ठीक है। ये और ये भी 90 बनेगा। 180 x माइनस 180। ये जरूरी नहीं है 90 बने, ये नहीं बनेगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, बन ही नहीं सकता, वैसे भी बन ही नहीं सकता। क्यों? ये 90 ये 90 तो ट्राइंगल में तीसरा वाला क्या बचेगा? जीरो एंगल बचेगा क्या? तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अब ये तो आ गया तुम्हारा क्या 90। चलो एक एंट्री तो मिल गई कि ये 90 है। अच्छा, जब हम बाजू में आएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस वाई हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाई तो बाजू वाला क्या होगा? 180 माइनस वाई। ये बाजू वाला क्या होगा? x माइनस नहीं 180 माइनस 180 माइनस एक्स। 360 होता है। ओह, नहीं, बाजू वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन में बाजू वाला एंगल क्या होता है बाबा? 180 होता अगर ये दोनों मिला मिला के के 180 30 है तो ये वाला 150 होगा कि नहीं होगा? वही तो कह रहे हैं। ये 150 कैसे आया? 180 माइनस 30 करके तो आया है। हाँ है ना। तो यहाँ पर ये एंगल जो आएगा 180 में से बाजू वाला माइनस करेंगे वही तो आएगा, 180 माइनस एक्स। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे। अब तीनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो 90, क्योंकि ये वाला टेंजेंट और रेडियस से जो एंगल होता है वो 90 का होता है, प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ओहो, हाँ समझ गया सर। 90 प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। भाई इसके बाजू वाला एंगल 180 माइनस एक्स है ना, क्योंकि ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स। यहाँ वाई है तो इसके बाजू वाला एंगल 180 माइनस वाई। अब ट्राइंगल के अंदर घुस जाओ, ये 90, ये 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। चलो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करते हैं। लग तो रहा है कि एक 180 से एक 180 उधर जाके रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है प्लस माइनस। प्लस माइनस हो रहा है ना। हाँ सर। तो यहाँ बचेगा 0। ओके, और माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक 180। कौन सा 180 हमने काट दिया? ये 180 काटना चाहिए था। ठीक है ना, एक 180 बच रहा है इधर। ठीक है, एक 180 बच रहा है तो माइनस वाई बचा, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक 180 उधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। सही है ना, माइनस 90 माइनस का 180, इधर 0 बच रहा था। तो माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 270। ठीक है ना, साइन पलट देंगे। सारे साइन पलट दो, प्लस का वाई प्लस का एक्स इज इक्वल टू प्लस का 270। सारे साइन पे पलट दो, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 270 आ गया। यहाँ पे देखो वाई प्लस एक्स 270 है ना। इतना इजी था ये, मतलब फिर भी एक नंबर के लिए पीछे दिया है। शेयर। लिखा हुआ है राम गोपाल इन्वेस्टेड 8000। तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 8000। भाई? ये वाला चैप्टर तो शेयर वाला भाई आपके सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? फॉर्मूले पर। फॉर्मूले बहुत अच्छे आना चाहिए। लास्ट में एक फॉर्मूला हमने बताया था, याद करो, परसेंटेज का। NV into हाँ। number of shares नहीं, एक परसेंट जिसमें हमने वापस इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। हमने कहा था फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। शेयर से रिलेटेड एक फॉर्मूला है ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना बुक के स्टार्टिंग में लिखते रहा करो। ठीक है, तो क्या है बोलो? income percentage on MV is देखो, equals to इनकम परसेंटेज इनटू MV मतलब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू dividend percentage on डिविडेंड परसेंटेज इनटू MV। नॉमिनल वैल्यू। हाँ। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। होता है क्या मालूम है, आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा परसेंटेज, नॉमिनल वैल्यू दे दिया जाएगा, MV भी दे दिया। अगर आपको बोले कि बताओ इनकम परसेंटेज बताओ कितना हो रहा है, सीधे से फॉर्मूला मार लेना। इनकम परसेंटेज मतलब यहाँ पे इनकम परसेंटेज MV इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। MV क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, तो इनकम का परसेंटेज आ जाएगा। या फिर MV पूछ लेगा और इनकम मतलब 5% दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखो? 5 लिखोगे, 5/100 लिखोगे, 5/100 लिखोगे। हाँ? याद रखना, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। तो 5 अगर ये पूछा जाए तो यहाँ कुछ ना लिखो, 100 मत दिखाओ,
वो डायरेक्टली तो आखिरी में आंसर परसेंटेज में दे दो, क्योंकि लेकिन एमवी पूछा गया तो यहाँ पे जैसे 5% दिया, यहाँ 4% दिया हुआ, तो 5/100 और 4 उधर जाकर, हाँ 400 कट जाएगा, उधर जाके फिर आगे चल के 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, हाँ जो भी है आंसर आ जाएगा फिर एमवी। ये पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है तो आखिर में ये पूछ लेगा तीसरे पार्ट में। तो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक के इस पे ऐसे पेजेस में इंपॉर्टेंट लिखते रहा करो, नहीं तो मालूम क्या होगा, सारे डाउट क्लियर करते हुए जाओगे, बहुत अच्छे थोड़ी मजा आएगी, लेकिन आखिरी में फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी। और रेफरेंस दे दिया करो कि ये वाला लगा हुआ फॉर्मूला तो हमने कौन से क्वेश्चन में लगाया है ना, कुछ पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर आगे ऐसे करो, रेफरेंस दिया करो, रेफरेंस दिया करो। इससे होगा क्या, एग्जाम के अगर 1-2 दिन का गैप है, ज़्यादा छुट्टियां नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप ओरली कर लोगे, क्वेश्चन देख के ही अरे हाँ ये लगना था, याद आ गया। पता क्या होगा, 2 दिन का गैप है, ज़्यादा गैप है नहीं, हाँ फिर क्वेश्चन लगा रहे हो उसी में, फिर 2-3 क्वेश्चन पेपर पूरे दिन में नहीं लगा पाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ओरली करने पड़ेंगे अगर गैप कम होता है, देख कर माइंड में अजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, सर ये वाला कौन सा? हाँ मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड 8,007% ₹100 एट ₹80। अब बताओ इसमें एमवी और एनवी क्या है, एनवी 80 है और एमवी और ये 7% क्या है, 7% डिविडेंड है। डिविडेंड परसेंटेज है, ठीक है ना, हाँ सर। 7। अब बताओ एमवी एनवी क्या है इसमें, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एनवी 100 एनवी ये क्या है, ये एमवी और ये एनवी है, ये एमवी है। हाँ ये याद रखना। मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ऐड करके, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ऐड कर ऐड, मतलब वो मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉरन ऐसे दे दो, ये सेकंड नंबर में 2 का सेकंड, ऐड का मतलब मार्केट वैल्यू, ऐसे है ना, याद रखने के लिए ये दे सकते हो, ठीक है ना। तो कितना हुआ, एमवी एनवी हुआ 100 रुपए फिर, और एमवी हुआ 80, मतलब डिस्काउंट में ही कर रहा है। आफ्टर ईयर ही सोल्ड दी शेयर एट ₹25 भाई, ठीक है। सेलिंग प्राइस अलग ब्लॉक में बना लो, है ना, बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस कितना है 75, ओके। एंड इन्वेस्टेड प्रोसीजर, वापस इन्वेस्टमेंट का है तो वापस इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है, आगे चलकर जो भी रहेगा देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ से हमें पता तो चले कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तभी तो वो आगे जाके बेच के नया इन्वेस्टमेंट निकाल पाएगा। हाँ सर। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, पहले तो हिज डिविडेंड है फॉर द फर्स्ट ईयर चाहिए। अब डिविडेंड को पहले साल डिविडेंड के लिए हमें मेरे ख्याल से नंबर ऑफ शेयर तो चाहिए, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई डिविडेंड तो पूछा, डिविडेंड फॉर्मूला बोलो, चलो बस डिविडेंड का फॉर्मूला बोलो। डिविडेंड का फॉर्मूला है सर बोलो। एनवी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स टू इंटू रेट इंटू एनवी एनवी ना, अपॉन 100 भी है ना, ये है। तो कुल मेरा नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं मालूम है, अगर डिविडेंड यहाँ पूछा गया है, हमेशा आप बिल्कुल सीधा सीधा माइंड लगाओ, पहले स्टार्टिंग में पहले सीधा माइंड, भाई बुक जो कह रही है अच्छा चलो करें, उसके बाद अपना दिमाग लगाने का, है ना। बुक क्या करो, डिविडेंड निकालो, हमने फॉरन डिविडेंड फॉर्मूला मारा, वैल्यू को R/100 चलो 7/100 लिख देंगे, एनवी 100 लिख देंगे, यार एन तो है नहीं हमारे पास, ये होता है तरीका। हम पहले बुक के हिसाब से, भाई हम बहुत क्या है, ऑबिडियंट है, बुक जो कह रही है हमने अच्छे से डेटा लिखा, हम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एन पर अब अपना दिमाग लगाएंगे हम लोग, यार चलो एन निकालते हैं, साइड में आ जाओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे साइड में आ जाओ। फॉर्मूला कहाँ से याद किया है, इन्वेस्टमेंट से याद किया है कि नंबर ऑफ शेयर से याद किया है, एक फॉर्म याद करना है फॉर्मूले का, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, एक नंबर ऑफ शेयर से याद किया है ना, ठीक है चलो अच्छा। तो एक फॉर्म से हमेशा याद रखो, कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, एमवी, ठीक है। अब यही तो फॉर्मूला याद रखना, अब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एमवी इंटू एन, ये सब ना याद करना, एक फॉर्मूला एक ही तरफ से याद कर लो। इन्वेस्टमेंट पूछा जाए कभी एनवी आए तो एमवी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है 8,000 अपॉन एमवी। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये हो जाएगा, हम अपसेट हो जाएंगे अगर आप ये डाउट पूछ रहे हो और ये क्वेश्चन इतने बार करा दिए। अपॉन एमवी, तो एमवी क्या है 80 है, ठीक है, ये कट गया तो मेरे 100 आ जाएगा ना, हाँ सर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 100 आ गया। अब आ जाओ भाई, बुक जो कह रही है वो आ रहे बुक के पास दीजिए, चलो 100 अपॉन 7/100 इंटू एनवी, एनवी कितना है 100 है, 100 से कट गया, 700 रुपये हमने कमा लिए डिविडेंड,
ठीक है, यहाँ पर हम खुश हो गए, चलो मैं 700 रुपये कमा लिए। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ सेकेंड ईयर के एनुअल इनकम बताओ। अब सेकेंड ईयर में आ गए भाई, सेकेंड ईयर के लिए एनुअल इनकम निकालना है, मतलब वही निकालना है तुम्हें, डिविडेंड निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। क्या निकालना है? डिविडेंड। डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने के सेकेंड ईयर का डिविडेंड का फॉर्मूला मारेंगे, डिविडेंड का, डिविडेंड इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का क्या चाहिए, इनकम चाहिए, हिज एनुअल इनकम इन दी सेकेंड ईयर, ठीक है, दूसरे साल के लिए एनुअल इनकम। अब डिविडेंड फॉर्मूला क्या डालेंगे, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर इंटू आर अपॉन 100 इंटू एनवी, ये डालेंगे। अब देखो सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया। नंबर ऑफ शेयर है ही नहीं कुछ। सेकेंड ईयर का ये बोला गया है 18%, 25 रुपए का 41 में हमने बेच, ऑल दिस हमने ये किया है, खरीदा है। नंबर ऑफ शेयर सेकेंड ईयर में है ही नहीं। सर निकल तो कभी भी सेकेंड ईयर में जाने के लिए पहले सेल प्रोसीड में आ जाओ, हमेशा याद रखो। कभी भी सेकेंड ईयर कुछ भी अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, सेल प्रोसीड में आएंगे। सेल प्रोसीड से हमें मालूम पड़ता है सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर, इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर भी आ जाएगा, यही वाले फॉर्मूले से, है ना। तो सेलिंग अब इन्वेस्टमेंट सेकेंड ईयर, समझ गए ना, सेकेंड ईयर में कुछ भी करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेल प्रोसीड में आ जाएंगे। अब सेल प्रोसीड में इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा बताओ, नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस। 7,000। कभी भी समझ गए ना, पहले ईयर और दूसरे ईयर के बीच में पहला ईयर का प्रोसेस कर लो और दूसरा ईयर का प्रोसेस करने से पहले सेल प्रोसीड का कैलकुलेशन करेंगे। सेल प्रोसीड से क्या मिल जाएगा हमें, दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। 100 into 75। हाँ कितना है सेलिंग प्राइस, 75। आफ्टर ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स, सारे शेयर उसने खरीद लिए, बेच दिए। जो पहले शेयर खरीदे थे, क्या कह रहा है, दीज शेयर्स मतलब सारे शेयर। अगर दीज ना होता, पहले नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे, 100 आए थे, हो सकता है 50 शेयर हमने बेचे, क्या बोल देता, 50 शेयर। तो 85 शेयर का करते फिर नंबर ऑफ शेयर में। लेकिन 20 शेयर मतलब पूरे के पूरे 100 शेयर बेच दिए उसने। तो ये जो 100 शेयर है वो इस बार दूसरे साल के लिए नहीं है 100 शेयर, ये तो पहले साल का ही सेल प्रोसीड के 100 शेयर दूसरे साल के लिए तो हम खरीदेंगे, तब हमें पता चले कंपनी हमें कितना दे रही है, अपने उतने पैसों हमें कितना मिल पा रहा है। हो सकता है हम ज्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीद लें, हो सकता है, समझ गए ना। तो पहले साल का कैलकुलेशन बाद दूसरे साल के कैलकुलेशन पहले हमें इन्वेस्टमेंट या फिर नंबर ऑफ शेयर कुछ भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना। सेल प्रोसीड वाला कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कितने, 100। सर ये 100 कैसे पता चला, कह रहा है कि 20 शेयर मतलब जो पिछली बार खरीदे थे 100 शेयर वो पूरे बेच दिए। 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 75 कितना हो गया, 7,500, 7,500 आ गया। अब नया डेटा दोबारा बनाना है सेकेंड ईयर के लिए, क्या सेकेंड ईयर दोबारा डेटा सेम तरीके जो डेटा लिखा था ना बिल्कुल सेम तरीके से। भाई आपको इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रही है, जैसे ये क्वेश्चन पहला पार्ट करते हैं वैसे ही दूसरा पार्ट करना है, लेकिन बीच में सेल प्रोसीड दिखा देना है, इतना ही तो है फर्क, और कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट चेंज नहीं है। देखो कैसे इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 7,500 सेल प्रोसीड से, और क्या बोला गया देखो, और डिविडेंड का रेट कितना आ गया 18%, है ना। डिविडेंड परसेंटेज कितना आ गया 18%। और ये सेकेंड ईयर पूरा डेटा दिया हुआ सेकेंड ईयर का कि उसने इन्वेस्ट किया 18% पे, रिसीव 25 शेयर एट 41, तो एमवी क्या हुआ 41, एट ना, एट मतलब एमवी, और 25 एनवी हुआ, तो एनवी 25 एमवी 41। लो अब निकालना क्या है, निकालना है एनुअल इनकम, मतलब वही डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, ठीक है। अब डिविडेंड निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर। तुम डिविडेंड निकालो भाई, तुम बुक जो कह रही तुम अपना फॉर्मूला मार दिया तुमने, सही। डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू एन, देखो एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू एनवी। एनवी है, हाँ सर एनवी तो है, रेट है, हाँ सर रेट भी है, एन है, एन नहीं है, बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन को रिपीट उसने मार दिया। हो सकता है एन ना हो तो कुछ और आर पूछ लेता, कुछ भी, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फॉर्मूला जो मांग रहा है फॉर्मूला एन मांग रहा है, एन निकाल लो। फॉर्मूला एनवी मांगता तो यहाँ पे एन दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, एन दिया होता, तो एनवी निकाल लेते। फॉर्मूले में डिविडेंड निकालने के लिए जो मांग रहा है 3 वेरिएबल मांग रहा है, एन आर एनवी, तो एन आर वी, एन आर एनवी है क्या, एनवी है सर, आर मतलब वही डिविडेंड का रेट भी है सर एन नहीं है, तो भाई एन जाने फॉर्मूला निकाल लो ना, तुम्हें कैसे रोका है, तुम्हें कितने रखना, नंबर ऑफ शेयर निकाल लो इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी से, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। इन्वेस्टमेंट कितना 7,500 तो सेल प्रोसीड से आ ही गया था, एमवी है 41, ये आ गया तुम्हारा
MV कितना है 41, तो ये कितना आ गया देखो नंबर ऑफ शेयर 182 पॉइंट, तो पॉइंट में आ रहा है। अब देखो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या लग रहा था, हमने ये लग रहा था कि 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, हमें ये लग रहा अच्छा था डिविडेंड भी मिला हाँ, है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसने जो 7,500 इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 7,500 के साथ में पिछले साल का जो उसे कमाया था वो भी उसने लगा दिया, पिछले साल जो कमाया था वो भी लगा दिया, 7,500 प्लस 700, 8,200 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 8,000। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, ही इन्वेस्टेड सेल प्रोसीड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। तो सेल प्रोसीड में तो हमने निकाल लिया इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपए, ठीक है ना, 7,500 निकाल लिया, लेकिन कह रहे हैं कि डिविडेंड को भी उसने अपना लगा दिया अगले साल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये 700 रुपए भी लगा देंगे, तो 8,200। अब देखो ये 8,000, तो अगले साल का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 8,200 रहेगा। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना 200 आ जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हें क्या मतलब मेनली डिविडेंड निकालना था है ना उस साल का, तो नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर निकाल देना, R/100 मतलब 18/100, NV मतलब 25 रुपए। बस सेकेंड ईयर का जैसे फर्स्ट ईयर का किया था एग्जैक्टली सेकेंड, पहले फर्स्ट ईयर में कैसे किया था, नंबर ऑफ शेयर पहले निकाल लिया था, ठीक है, फिर बाद में डिविडेंड निकाला था। तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे और बाद में डिविडेंड ये वाले फॉर्मूले रख के निकाल लेंगे। तो भाई दिक्कत तो कहीं होनी नहीं चाहिए, अगर पहला पार्ट आता है दूसरा पार्ट सेम तरीके से करना है, बीच में खाली सेल प्रोसीड दिखा देना है, बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन AP इज 32। तो 4 नंबर अगर तुम्हें लेट करना है, 5 नंबर होता तो कर लेते, 3 नंबर बहुत ईजी होता है, A-D A, 3 नंबर लेट करते कैसे करते हैं, ये लिया तो A-D और ये A+D 3 नंबर, 5 नंबर कैसे करते हैं, A इधर है, A-D इधर, A+D इधर, A-2D इधर और A+2D इधर, तो 1 2 3 4 5 नंबर हो जाते हैं। अब 4 नंबर करना है, तो 4 नंबर ऐसे तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाना है तो 4 नंबर ऐसे भी कर सकते हैं, A-2D A+D, A-D A+2, खैर चलो 4 नंबर तुम नॉर्मली कर लो, कि कर लो A- यहीं से कर लो अगर दिक्कत है तुम्हें तो A-D A+D A+2D ले लो, फिर क्या करो 4 नंबर ऐसे बना लो, फिर 1 2 3 4। कह रहा है कि इनका सम क्या है 32 है, तो इन सब का प्लस जो है नए पेज में कर लें, क्वेश्चन बड़ा है देखो, A-D प्लस A प्लस D प्लस A+2D इज इक्वल टू 32। -D प्लस D तो हटा ही दो, 1 2 3 3A प्लस 2D इज इक्वल टू 32, इसको ब्लॉक मार के रख दो, ओके सही है ना यहाँ तक। सेकंड क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखो पहले लाइन क्या लिखी है ऐसे पढ़ा करो, द रेशियो, हमें रेशियो चाहिए, रेशियो मतलब एक ऊपर लिखना है एक नीचे लिखना है, ये रेशियो हुआ, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है, देखो ऊपर लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ऐसे पढ़ा जाता है। न्यूमरेटर में क्या लिखना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, यानी A-D A+2D है ना, ये पहला हुआ, ये पहला टर्म था, ये आखिरी टर्म था, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरी अपॉन, दूसरा क्या है, दूसरी लाइन ये है और डिनोमिनेटर लाइन ये है, ऐसे पढ़ने का तरीका समझो। देखो ऊपर कितना अच्छे से हमने बना दिया, देखो एक अपॉन बना दिया करके, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिनट, तो 2 मिडल टर्म का प्रोडक्ट यानी A प्लस D, दो ये 2 मिडल टर्म हो गए, का रेशियो 7/15 है, देखो 7/15 है ना। कितने अच्छे से लैंग्वेज को हमने डिकोड किया, लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, तो चलो ये करो, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई है ना, वैसे A का मल्टीप्लाई भी A+2D से
माइनस डी का मल्टीप्लाई भी ए प्लस 2d से अपॉन ए का मल्टीप्लाई भी ए से, तो ऐसे कर दो ए स्क्वायर प्लस ए डी ऐसे कर दो इज इक्वल टू 7/15। ठीक है। और इसका एक आसान तरीका और बता दें हम, और नंबर लेट करने की कहानी है। नंबर अगर 4 जो ले रहे हो, 4 नंबर अगर तुम लोग ऐसे ले लो तो और आसान पड़ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे क्या करो, जो पहला वाला ब्लॉक मारा था यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का आंसर निकाल लो वन साइड रखकर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी 2AD माइनस AD, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस माइनस, ये थोड़ा ध्यान रखा करो, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या करो ना, वो फ्लो में गलती हो जाती है, जैसे प्लस यहाँ प्लस रख दिया गलत हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो 2AD 2D इंटू डी 2D स्क्वायर, सॉरी 2D स्क्वायर, सही है। अपॉन नीचे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस AD चल रहा था 7/15। अब AD देखो सॉल्व हो रहा है, AD सॉल्व हो रहा है, क्या आ रहा है 2AD माइनस AD माइनस का प्लस का 1AD, और ये वाला इधर भेज दो मल्टीप्लाई, 15 इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर प्लस AD प्लस का AD है ना, 2 AD में तो 1 AD गया तो 1 AD बचा, माइनस 2D स्क्वायर, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस AD, क्लियर है। मल्टीप्लाई कराओ 15A स्क्वायर प्लस 15AD माइनस 15 टू द 30D स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर प्लस का 7AD, सबको वन साइड ले लो, 15 में से 7 गया, बचा कितना 8A स्क्वायर, 15AD में से 7AD गया, बचा 8AD, ठीक। और डी स्क्वायर देखो जस्ट डी माइनस 30D स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ बचा 0, सही है। यहाँ 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 2A स्क्वायर 34 है, 30 है ना सर ये? हाँ 34 से नहीं होगा, 2 से कर लो, 4A स्क्वायर प्लस 4AD माइनस 15D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया आप लोगों का, ओके। अब यहाँ के पहले वाले में क्या करो, एक तरफ वेरिएबल रखकर बाकी के वैल्यू ये कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। तो 3A इज इक्वल टू 32 माइनस 2D और A इज इक्वल टू 32 माइनस 2D/3, ये आ गई A की वैल्यू, क्या आ गई, ठीक है। A की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ पर A है वहाँ पे A की वैल्यू डालनी, तो D के टर्म में सब कुछ आ जाएगा, जो भी बचेगा D बचेगा। तो चक्कर क्या हो रहा, सही तो है लेकिन सर बहुत लेंदी हो रहा है, इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, ये भी बात समझो कि ये तो चलो ठीक था लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करो, कभी भी बस अब लेट वाली कहानी आ जाए कि अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले तो क्या लेट करते हैं हम लोग 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में, बीच में A, इधर में A माइनस D और इधर में A प्लस D, तो 1 2 3 हो गया। 5 नंबर लेट करने के लिए बोले तो सर वो भी कोई दिक्कत नहीं, A यहाँ किया, बाजू में A माइनस D, तो यहाँ पर A प्लस D, यहाँ पर A माइनस 2D, तो यहाँ पर A प्लस 2D। 1 2 3 4 5, पहला नंबर कौन सा है इसमें, ये है, A ना बोलना पहला नंबर, ये बोलेंगे पहला नंबर। तो ये हो गया 5 नंबर की कहानी। सर ये तो ठीक है, 5 नंबर इजी होता है, A बीच में प्लॉट किया, आजू बाजू उस हिसाब से चलते चले गए, इधर A लिया तो इधर A माइनस D A प्लस D, फिर इधर A माइनस 2D इधर A प्लस 2D। 3 नंबर है तो बीच में A लिया, इधर A माइनस D इधर A प्लस D। अगर 4 नंबर है तो सर 4 नंबर में क्या करूँ मालूम, कैसे सेटिंग करें सर 4 नंबर की, बीच में तो मिल ही नहीं रहा कोई, 4 नंबर है बीच में ऑड नहीं मिल रहा है ना। हाँ सर, और अगर 4 नंबर है तो बीच का कोई नंबर ही कहाँ बचा, इसे बीच में A था, 3 नंबर में भाई 3 लोग हैं तो बीच में कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो बीच में A ले रहे थे। अगर 5 लोग हैं तो बीच में कुछ तो रहेगा, 5 में A लिए ले रहे थे, बीच वाला नंबर बाजू बाजू खसकाते हुए जा रहे थे। 4 नंबर है तो तुम्हें A नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा A माइनस D, यहाँ पर भी, यहाँ पर A प्लस D, 2 नंबर हुए, फिर यहाँ पर A प्लस 2D, सॉरी A माइनस 2D और यहाँ पर A प्लस 2D, ये ऐसे लेट करना है। फिर 4 नंबर समझिए, 4 नंबर कैसे लेट करोगे, तो A माइनस D A प्लस D ऐसे लेट करना है। तो ये तुम्हें अब तुम रट्टा मार लो, चाहिए लो, ठीक है ना।
तो ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर बाजू में माइनस टू डी ए प्लस टू डी, ये 4 नंबर लेट किए। अब इन 4 नंबर का जो प्लस था वो 32 था ना, अब इससे थोड़ा इजी पड़ जाए क्योंकि डी डी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 नंबर जो है, यहाँ पे लिखा है 4 फर्स्ट 4, तो यहाँ पे हेड ये दो 6 का थर्ड, तो फर्स्ट 4 नंबर ये रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम के टाइम ये करो आपको फ़ौरन हाईलाइट हो जाए 6 थर्ड में यार ऐसा, फ़ौरन सारी चीज़ें तुम्हारी करेक्ट ये हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। हाँ यार इसमें 4 नंबर ऐसे लेना है, तो ए माइनस डी, यहाँ पर ए प्लस डी, ठीक है। फिर यहाँ पर ए माइनस टू डी, यहाँ पर ए प्लस टू डी, तो 1 2 3 4 नंबर हो गए, फौरन करेक्ट हो जाएगा तुमसे कि क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, बस फटाफट तुम आंसर निकालते जाओगे। इज इक्वल टू 32 था। अब देखो माइनस डी प्लस डी गया, माइनस टू डी प्लस टू डी गया, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, 4a इज इक्वल टू 32। पहले वैसे ही किया था, यहाँ पर एक ही 8 का आंसर निकाला था मैंने, लेकिन फिर लेट वाले फंसो रहे तुम लोग। 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम कहानी, क्या जो हमने अभी बताया रेशियो में रखकर एंड ऑल, ये जो आया ना यहाँ पर, ये जो पूरा आ गया था, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। ये तो उससे निकला है ना, बीच में ए लगा था। नहीं ये तो वाले टच ही नहीं किया ना हमने, ये तो पहले वाला था, सम वाले क्वेश्चन थी, ये तो रेशियो वाली क्वेश्चन ये है। नहीं अच्छा हाँ ठीक ए है ना सर। हाँ, तो रेशियो वाले में नया फॉर्म, हाँ रेशियो वाले में नया फॉर्म करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें फॉर्म करना रेशियो वाले, क्योंकि अब केवल पहला और तीसरा नंबर चौथा नंबर सब अलग हो गया। कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ का रेशियो मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई। तो एक काम करो ना, अब इतना करने की जरूरत नहीं है क्यों मालूम है, ए की वैल्यू तुम्हें मालूम पड़ गई ना। चलो ठीक है, ए माइनस डी ए प्लस टू डी का मल्टीप्लाई अपॉन फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 7/15 के बराबर। बस बाकी एग्जैक्टली सारी चीजें सेम करनी है, बस यहाँ पर लेट करने की कहानी थोड़ा सा रखना दिमाग में, लेट हम ऐसे करेंगे डी रिड्यूस हो जाए हमारा, ठीक है। बाद में जैसे बोला गया तो एग्जैक्टली वैसे ही फ्रेम कर दो, पहले 2 का मल्टीप्लाई अपॉन 20 के 2 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7/15। अब जहाँ यहाँ पे क्या कर सकते 8 की वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई करने मत चले यार, अब मल्टीप्लाई करने मत चले, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू मालूम पड़ गई है हमें, है ना। तो 8 माइनस 2d 8 प्लस 2d अपॉन 8 माइनस डी 8 प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। अब यहाँ पे ये मत करने लगना सर ए की वैल्यू 8 आई तो डी निकाल लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, ये मत करना। जिस इक्वेशन से एक वेरिएबल वैल्यू आती है सेम इक्वेशन से उसकी वैल्यू नहीं आ सकती है, बात समझे। अगर ए की वैल्यू 8 आई है, इधर ध्यान दे लो भाई, ए की वैल्यू 8 आई है तो डी की वैल्यू इस इक्वेशन से नहीं आ सकती, क्योंकि इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आई, आप सोचो सर ए तो 8 आ गया, चलो इसमें ए की वैल्यू रखो डी निकाल ले, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी इक्वेशन तुम 8 लेकर आए हो, या तो कोई और इक्वेशन हो तुम्हारे पास, तब 8 ए की वैल्यू डालो डी निकालो, सेम इक्वेशन से नहीं कर सकते हो, क्योंकि डी करके डी तो खत्म ही हुआ जा रहा है ना, डालो कहाँ पर, है ना। तो इसलिए फिर सेकंड जो इक्वेशन हमने बनाई रेशियो वाले से, यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे जिस भाई आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। 8 का मल्टीप्लाई भी 8 प्लस 2d से, ओके, माइनस टू डी का मल्टीप्लाई भी 8 प्लस 2d से, अपॉन 8 का मल्टीप्लाई भी 8 प्लस डी से, माइनस डी का मल्टीप्लाई भी 8 प्लस डी से इज इक्वल टू 7/15। हेलो, अरे यार देखो यहाँ पे सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है साइड का AF AC, ये AF है और AC ऐसा AF AC का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, तुम्हें पहले 2 ट्रायंगल फाइंड करना आना चाहिए। AF यहाँ तक के है, AC यहाँ तक के है, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल कहानी है और ये वाला ट्रायंगल कहानी है ना। कहानी कौन से 2 ट्रायंगल की बनी, ये ट्रायंगल की और AC है ना, तो ये ट्रायंगल की नहीं, फिर ये ट्रायंगल की कहानी ऐसा लग रहा है, सही है। तो इसको यहीं पे कर देते हैं। देखो तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दी है, अब बोला गया है कि ये 2 ट्रायंगल यानी ADF और CEF, इधर के 2 ट्रायंगल तुम्हें पहले तो ये करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या हो,
बंद था कि तुमने बनाया? हमने तो ठीक है, लेकिन दिया तो कुछ और है इन्फॉर्मेशन, पूछा कुछ और है, पूछा कुछ और है, तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जगह नहीं है। सारी चिट्ठियां तो भर चुकी हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्राइंगल ए डी एफ एंड, क्योंकि प्रूफ करना भी सिमिलर नहीं है, एंड ट्राइंगल सी ई एफ, इन दोनों में क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूफ करना है। क्योंकि तुम्हें बी ए और सी ई, यानी कि बी ए ये और ये कह रहा पैरेलल है, ये क्या पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं उसके बीच में जो जेड बनता है तो वहाँ से एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये बना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इन ट्राइंगल ए डी सी में एंगल ए बराबर होगा इन ट्राइंगल सी ई एफ में सी। सी क्या है, इक्वल है। और सी दोनों में कॉमन है? नहीं, नहीं भाई, एफ ये वाला ना भूला करो यार, क्रॉस वाले जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट, जहाँ सी कॉमन ये तो नजरों में ही आ जाता है, चुपता है ना ये कोना, है सर, एफ ये तो नजरों में आ जाता है ना। तो इधर से एंगल एफ और इधर से एंगल एफ, तो ये क्या हो गया, ये दो इक्वल हो गया वर्टिकल अपोजिट ना, इधर और इधर। तो भाई आधे नंबर तुम्हारे 4 में से 2 नंबर से यही मिल जाएंगे तुम्हें। तो देयर फोर ट्राइंगल ए डी एफ क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल सी ई एफ के, ठीक है। देखो इधर, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों का अमाउंट से जाते दोनों के साइड्स है ना रेशियो इक्वेट हो जाते हैं, यानी कि ए डी अपॉन, इधर से ए डी उधर से सी ले लो, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से डी एफ लिया तो वहाँ से ई एफ ले लो, इज इक्वल टू यहाँ से ए एफ लिया तो यहाँ से सी एफ ले लो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सी ई की दी गई है सर, सिर्फ सी ई दिया, बाकी तो कहीं और ए डी पता करना है, और ए डी हमें पता करना है। एक सी की इन्फॉर्मेशन दिया और एक और दिया हुआ है ए एफ, इस यहाँ पे दे दो, एक क्वेश्चन तो ये भी दिया हुआ है ए एफ ए सी 5/9, ए एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, ए सी है और ये ए एफ है। तो ए एफ चलो यहाँ लग रहा है, इज इक्वल टू ए डी तुम्हें पता करना है तो ए डी यहाँ लिख दो, और इसको इक्वेट में दिखा दो, इसका साइड में खसका दो फिलहाल। तो ए एफ की जगह क्या लिख देंगे, 5 है ना, 5, और नीचे मांग रहा है सी एफ, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, ए सी, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ए एफ 5 दिया हुआ है, देखो 5, और ए सी 9, लेकिन ए सी का तो काम ही नहीं है, हमारा तो काम सर एफ सी का है। तो भाई ये अगर 5 है और पूरा 9 है तो ये वाला 4 हुआ कि नहीं हुआ, छोटा वाला, है ना। ये चीज़ का दिमाग में रखना, या ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कि रेशियो तुम्हें लगेगा इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है बट दी होती है इन हिडन। तो ए एफ 5 है, टोटल 9 है, तो ये हो गया 4, यानी कि ई एफ 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 उधर आके मल्टीप्लाई करके ए डी निकाल लेना, ठीक है। बाकी यहाँ, हाँ बाकी यहाँ पे कुछ और भी पूछा गया है ये वाले से, डी एफ अपॉन ई एफ से, तो डी एफ अपॉन ई एफ से भी आप, हाँ अगर जो डी एफ ई एफ कैसे निकालना देखना, ए डी कितना आ गया, 10 आ गया, तो ए डी अपॉन सी फिर से लिखेंगे, ए डी आ गया 10, सी आ गया 8, सी 8 था, ए डी 10 आ गया अभी, और डी एफ अपॉन ई एफ में समझो डी एफ निकालना है सर, यहाँ तो दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करें, उधर ट्रांसफर तो करके एक और इक्वेट ले लो, जो इक्वेट कौन था, एफ अपॉन सी एफ 5/4 था ना, एफ कितना था 5 था, और ए सी 9 था, तो सी एफ कितना 4 हो गया था, तो 5/4 ये था। तो एक काम करो, डी एफ और ई एफ में कुछ चाहिए तुम्हें, तो एक को हटा दो, एक को इधर भेज दो, समझो कि ई एफ को उधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, फिर 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा देना, फिर बाद में ई एफ चाहिए तो फिर इससे ई एफ निकाल ले, समझ, इस तरह लेफ्ट राइट मार के। तो भाई ये तो 3 नंबर 4 नंबर तो छोड़ो मत, 4 नंबर का बताओ, मतलब हलवा खा रहे हो 4 नंबर पे, ठीक है, एक तो हलवा भी मिल रहा है और 4 नंबर भी साथ में मिल रहे हैं। नेक्स्ट लाओ, देखो ये वॉल्यूम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस, ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस, ए कोन माउंट है, क्या माउंट है, कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हेमीस्फीयर ऐसे बनाओगे, ये कोन है,
सेम बेस मतलब ऐसे पूरा चिपका हुआ है, मतलब जिसका जो रेडियस होगा वही कोन का रेडियस होगा। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। देखो जो भी चीज़ें इंग्लिश में दी होती है ना उसको तुम फ्रेम कर लिया करो मैथ में। कह रहा है कि सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट, मतलब कोन का सी एस ए, अगर कोन का सी एस ए इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ पाई पाई आर सी एस ए ऑफ क्या बोला गया, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। रेशियो में। ठीक है, ये अगर क्या है इक्वल है, ये क्या है अगर इक्वल। इक्वल बोल रहे हैं ना। If the curved surface area of the hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part. Find the ratio of the radius and the height of the conical part. कोन का रेडियस एंड कोन का हाइट का रेशियो चाहिए। रेशियो क्या चाहिए मालूम, कोन का रेडियस अपॉन कोन का हाइट का अच्छा ये चाहिए, रेशियो चाहिए। कोन का रेडियस, ऐसे लिखो, रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ कोन का रेशियो चाहिए। ठीक है, कोई बात, रेशियो चाहिए ना, पूरा फाइनल आंसर नहीं चाहिए। और जो गिवन था यार उसको जकड़े रहो, ये गिवन है भाई, इसी को पकड़ लो, यही सब कुछ है हमारे लिए। तो सी एस ऑफ कोन कीजिए, सी एस ऑफ कोन का फॉर्मूला मार देंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का नीचे सेमी 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना भाई। आर आर तो सेम है, आर आर तो पाई बाय सेम है। सेम है, पाई पाई भी कटा, एक आर से एक आर भी कटा, एल बाई 2 आ गया आर। समझ गया ना भाई। हाँ सर। देखो एक आर से एक आर कटा, एक पाई से एक पाई कटा, 2 इधर आके डिवाइड में हो गया, आर यहाँ 2 थे ना, हाँ सर। आर आ गया एल बाई 2 से ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। अब हमने निकालना क्या है, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाओ जरा, कोन में कुछ ऐसे करके मार देंगे भाई। देखो बात समझो यहाँ पे, क्योंकि कोन के लिए हाइट का भी टर्म मिला ही नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ रेडियस ही रेडियस मिला है। अब वो रेडियस जो है वो एल बाई 2 है। रेडियस कितना है, एल बाय 2। ये जो एल कितना होता है, ये एल होती है, ये जो एल है ये एल होती है, कोन में ये एल होती है ना, और ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है। अब यहाँ पर आ जाओ, पाइथागोरस मार के एल को हटाओ, एल स्क्वायर पाइथागोरस मार के क्या हटाएंगे, एच एल को हटा देंगे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों उसमें। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया एच। तो आर और एच में एल का क्या आ जाएगा, आर जो है वो एल बाई 2 है, तो पाइथागोरस मारेंगे, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक आ गया लेंथ का ये। ठीक है ना, तो खैर एल बाई 2 आर का आ ही चुका है, तो फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर का मतलब एल बाई 2 तो आ ही चुका है ना। आर का एक एल का टर्म यहाँ से भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइट के हिसाब से ले ले ज़रा सा, क्योंकि हाइट नहीं मिल पा रहा है हमें। ठीक है, देखो एल को क्या करो, यहीं से हटा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एल को हम लोग क्या करें, यहीं से हटा देंगे। एल की जगह क्या लिख, क्योंकि एल तो कहीं पर रोल में नहीं आ रहा है, तो एल का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल को हम लोग यहीं से हटा देंगे, ये जो यहाँ पर था एल बाई 2, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने डाला था पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल की जगह हम डालेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात समझ में आई। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, इसलिए क्या, क्योंकि लेंथ का कहीं भी कुछ पूछा नहीं गया है, तो एल का रिस्पेक्ट, एल को आर और एच के रिस्पेक्ट में कर दो भाई। लेंथ इज इक्वल टू वॉट इन कोन, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जब दोनों को इक्वेट किया था, पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका कोन कोन का सी एस ए एंड हेमिस्फीयर का सी एस ए। तो एल का जो वैल्यू आर और एच में आ रही है फॉर्मूले से, उसकी जगह डाल दो एल की वैल्यू। ठीक है ना, ये हो गया। अब बस यहीं से ही तुम ये कर दो, रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r ना, यही हुआ ना। पाई आर, पाई से पाई गया, आर से आर के दोनों साइड स्क्वायर मार देंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू
4r²। हाँ। सही है। हमें चाहिए r/h। हमें क्या चाहिए? r/h। ठीक है ना। तो यहाँ सर देख लो कि मतलब वन साइड r/h है, या बाकी साइड ये हो जाए। तो अब यहाँ से देखो कितना हो रहा है, r², यहाँ पे 4r² है, 4r² उधर जाएगा तो -3r² आ जाएगा। सही है। r² उधर जाएगा माइनस होगा ना, वेरिएबल वेरिएबल सेम है ना, ये 3r² हो जाएगा। अब इसके बाद 3 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा r²। दोनों साइड अंडर रूट मार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। एक स्क्वायर अंडर रूट 3, भाई यहाँ से स्क्वायर से ये रूट जाएगा, ये अंडर रूट 3 बच जाएगा, ये स्क्वायर से एक आर कट हो गई, आर हो गया। अब h आके डिवाइड में ले आओ, क्योंकि हमें r/h चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, r/h। तो r1/√3 इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा अपॉन h, यह आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने पहले कैसे कर रहे थे, l के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब l को थोड़ा सा अवॉइड किया गया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि कहीं पर भी लेंथ, क्योंकि ये वैल्यू, हाँ क्योंकि r/h तो आ तो रहा है, ये गलत नहीं है, बट l के रिस्पेक्ट में आ रहा है, हमें l के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है कि यार l को हटा दो। तो l का मतलब ही क्या होता है, लेंथ मतलब वही हाइपोटेन्यूज ना। यहाँ पर क्या होगा, l मतलब हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये कोण हाँ में सर। अंडर रूट r² प्लस h²। बस यहाँ पर जो l डाल रहे थे वहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर आ जाएगा। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म जीपी का मतलब AR3, ये सब बताना पड़ेगा क्या? नहीं। इज इक्वल टू, यानी फोर्थ टर्म जीपी का इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब AR के स्क्वायर के बराबर है ना, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म मतलब AR का स्क्वायर। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। ए है जो वो -3 है ना। डिटरमाइन 7 टर्म, हमें चाहिए हमें चाहिए 7 टर्म, मतलब अरे यार निकल A7 चाहिए, जो AR ये हमने क्यों 6 चाहिए। हमें क्या चाहिए, AR6। सर ये इजी है, समझ आ गया अब ये, ठीक है। तो AR³ इज इक्वल टू A² R²। है ना। एक R से एक A गया, ठीक है ना। 2R से इधर 2R चले गया, R इज इक्वल टू क्या बचा, A बचा, और R इज इक्वल टू A दिया है तो -3, R क्या दिया -3, एक नंबर का। हाँ सर, एक नंबर का ये, ओके। नहीं सर 3 नंबर का था ये। अब इस 7 टर्म निकालना है, तो 7 टर्म का मतलब क्या होता है, जो A7 निकालना है तो मैं सातवीं टर्म जीपी में कैसे लिखोगे, AR6 लिखोगे। A तो तुम्हें -3 दिया ही हुआ है, और R आ गया -3 आ गया। दोनों माइनस है। तो -3, पहले -3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, इंटू प्लस में आंसर आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। ये माइनस इंटू माइनस मत कर देना यार, पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सिली मिस्टेक मत करो कि -3 ऐसे मत करो, पहले पावर को सॉल्व करो। तो -3 की पावर इवन में समथिंग इन पॉजिटिव 729 आएगा, तो और फिर माइनस में आंसर आ जाएगा 729 इंटू 3 कितना है, 729 ठीक है। तो माइनस में आंसर दे देना 2187। पीछे आंसर देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम EP इज 167। कह रहे कि पहले 5 टर्म्स का सम प्लस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम EP इज 167। ठीक है। तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं, किसका सम मांग रहे हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम AP इज 167। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्डिंग की एक मिस्टेक है। एक्चुअली लिखा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम AP इज 167। ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और दूसरे 7 टर्म्स के सम का सम, गेटिंग पॉइंट, सम का सम।
मतलब फर्स्ट 5 टर्म का सम S5 हो जाएगा, वॉट एवर फॉर्मूला विल पुट। ये वाले का सम का कुछ ऐसे ये लिखना चाहिए ना, समझ गए ना। देखो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या हुआ S5, ठीक है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब क्या हो गया S7। इस S5 और S7 का भी तो सम होना चाहिए, मतलब सम है कि डिफरेंस है। सम है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, तो वो थोड़ी सी वर्डिंग में क्वेश्चन में गलती है, तो आएगा 167, समझ गए ना। सुनो क्वेश्चन में, इसको मैं डायरेक्ट हिंदी में बता रहा हूँ। कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, का सम, हाँ सम दोनों का फिर सम 167 है, ऐसे बोला गया। अब S5 के नीचे S5 का सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला डाल दो, n/2 होता है, मतलब 5/2 होगा, n मतलब 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। एक तो यह आ गया, प्लस S7 का डाल दो 7/2। भाई जिसके नीचे जो है उसके नीचे उसका फॉर्मूला डालो, 7/2 2a, तो n की जगह यहाँ पे 5 डाल दें, यहाँ पे n की जगह 7 ही डाल दें, डायरेक्ट लिख ही दें, एक स्टेप बच जाएगा। d इज इक्वल टू 167। अब आई बात समझ में, कह रहे पहले 5 टर्म्स का सम और दूसरे 7 टर्म्स का सम अगेन का सम 167 है, ठीक है। एक तो ये, अब यहाँ थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे एक और इक्वेशन दी गई है उसी AP की, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें निकल आएंगी। क्या चीज़ें निकल आएंगी देख लो। देखो 5/2 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 1 4, 4 × d 4d, 2a प्लस 4d प्लस 7/2 6d हो जाएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। करेक्ट है, करेक्ट है। अब इसको अंदर भेजो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 5 है, प्लस फिर अगेन 5/2 इंटू 4d, तो 2 1 2, 2 2 4, समझ गए ना। 5/2 इंटू 4d, 2 1 2, तो 5 प्लस 2d, 5 इंटू 2 10d, समझ गए। मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसी तरह इससे मल्टीप्लाई, इससे 7 2 कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 2 से 2 क्या 7 बचेगा, सिर्फ 7 है, प्लस 2 1 2 3 था, दोनों से करना है, ऐसे मत कि 2 से 2 काट दो मतलब 2 खत्म कर दो, प्लस है ना बीच में, तो दोनों से होगा 2 3, फिर 7 3 था 21d इज इक्वल टू 167। तो ए को एक तरफ लिख देंगे 12a, 5 + 7 12a, और 10 + 21 31d इज इक्वल टू 167। एक तो इक्वेशन ये आ गई, इसको होल्ड मार दो। और कुछ कह रहा है आगे, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP is 235, AP सीरीज सेम है तो सेम उसके वेरिएबल लगेंगे। फर्स्ट 10 टर्म, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है, अब देखो फर्स्ट 10 टर्म सम मतलब डायरेक्ट ऐसे S10 इज इक्वल टू n/2, मतलब 10/2 n-1 सॉरी 2a प्लस n-1d, है ना। अब ये तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें डायरेक्ट सम दिया है ना, सम कितना है 235 है ना, तो सम के नीचे मतलब आंसर तुम्हें दिया हुआ है ना 235, ये करके 5 हो जाएगा, 5 इन ब्रैकेट और n का 10 था 9 हो जाएगा, 9d हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d। ओके, 5 इधर लाके डिवाइड करा दो, है ना, 5 नीचे आ जाएगा ना, 5 क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में, पूरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई में, तो 5 4 था 20, 3 5 7 था 35 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। दो इक्वेशन मिल गए, 1 2। अब क्या करो, साइमल्टेनियस मार के a और d निकाल लो। अब साइमल्टेनियस तो भाई आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन से लिखा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज इंटरसेप्टेड बाय x एक्सिस एट पॉइंट k, मतलब ऐसे x y समझो ये है, कह रहे कि ये लाइन है। अब जो भी लाइन है कुछ समझो ऐसे लाइन है, चलो ऐसे मान लो, कह रहे कि यहाँ पर कहीं पर इंटरसेप्ट की इस लाइन में, यहाँ पर कहीं मतलब x एक्सिस में इंटरसेप्ट की, x में इंटरसेप्ट की, मतलब x वाला तो क्या हो जाएगा समथिंग x समथिंग y 0 हो जाएगा। ऐसे भूलोगे क्या, अगर इंटरसेप्टेड बाई x ये है, इंटरसेप्टेड बाई x एक्सिस है, तो x में नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन y में तो 0 है ना, है ना। इंटरसेक्ट बाई x एक्सिस तो x में समथिंग x y 0, अगर इंटरसेक्टेड बाई y एक्सिस मतलब x 0 y समथिंग, है ना।
अब x समथिंग मतलब यहाँ पर कहीं पर x ऐसे करके है, y तो जीरो है ना, ऊपर ना नीचे वाले लाइन पर है ना, y तो जीरो होगा ना, y ये पूरा y जीरो है, ठीक है। अब 2 पॉइंट समझो, एक पॉइंट यहाँ पर, समझो एक पॉइंट यहाँ पर है, अब वो जो 2 पॉइंट है वो 2,3 ए पॉइंट 2,3 और एक पॉइंट है 6 -5। और ये तुम्हें पता करना है, ये जो पॉइंट है के मतलब x जीरो तो पता ही चल गया, मतलब x पता करना है, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बोलो क्यों? सेक्शन पॉइंट सेक्शन वालों m1 m2 चाहिए ना, नहीं हमें इनको नहीं चाहिए, x1 y1 चाहिए, x चाहिए। मतलब px py px है कहाँ, तो लगेगा वही वाले फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से, लेकिन y का जीरो तो है भाई। देखो तुम्हारे पे दो फॉर्मूले होते हैं, px इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है ना। ऐसे ही बात और एक py वाला फॉर्मूला, ऐसे दोनों फॉर्मूले लिख लिया करो, y2 प्लस y1 अपॉन, ठीक है। देखो देखो अब तुम्हें px तो पता है, px नहीं पता है तुम्हें, ये हमें निकालना है px नहीं पता ना, लाइन के बिटवीन में px है ना, py तो पता है जीरो है, तो px में एक तो px नहीं मालूम है और दूसरा मालूम है m1 m2, अगर दोनों नहीं दिया तो m1 को क्या लेट कर लेते हैं 1 और m2 मतलब m2 है ना, m1 को तो 1 लेट कर सकते हैं ना। अब इस पूरे फॉर्म ना हो तो तुम्हें px मालूम है ना ही तुम्हें m2 मालूम है, तो ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते नहीं। चलो सर y वाले देखें यार जुगाड़, तो सर py चाहिए तो नहीं, कोई बात नहीं, py तो नहीं चाहिए, py तो जीरो है मालूम है हमें, तो लेकिन यहाँ से m1 m2 तो आ जाएगा, ये m2 यहाँ पुट कर देंगे, तो py मालूम है, हाँ सर जीरो है py, देखो py जीरो है ऑन दी x एक्सिस, मतलब py जीरो y जीरो है। m1 सर 1 लिया है, y2 है, हाँ सर है 3, अच्छा m2 सर m2 तो निकालना है, m2 तो निकालना है, y1 सर हाँ है -5 है, m1 m2 में इसको 1 लेना और इसको पूरा जीरो ही हो जाएगा उधर जाके। हाँ वो उधर जाके, क्योंकि यहाँ पे जीरो है वैल्यू, इधर आके जीरो ही हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ से तुम्हें m2 मिल जाएगा, यहाँ m2 मिल जाएगा तो ये वाले में m2 डाल लेना, px निकल आएगा। देखो कैसे py जीरो इज इक्वल टू करवाया ना, तो m1 मतलब 1 और y2 तुम्हें दिया हुआ है 3, ये देखो y2 3, तो 1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू y, m2 नहीं पता, और y2 कितना है, y1 कितना है, y1 है -5, तो मल्टीप्लाई -5 करोगे तो माइनस इधर आ जाएगा, है ना, ओके। m2 इंटू y1 बस तो m2 इंटू -5 माइनस का 5 m2 तो प्लस माइनस, ठीक है। और ये वाला m1 यानी 1 प्लस m2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0 हो जाएगा, छोड़ दो, 3 इधर आएगा तो -3 आ जाएगा, -5 m2 इधर ही माइनस इधर ही माइनस, सिंगल टर्म बच रहे हैं, हटा दो, 3/5 आ जाएगा m2। अब m1 m2 सही रेशियो ले लो, m1 अपॉन m2 ऐसे लिखो, m1 लिया 1, m2 है 3/5 ऐसे करके है। 5/3 अब इसके रेसिप्रोकल कर दो, m1 अपॉन m2, ये 5 ऊपर चला जाएगा नीचे 3, 5/3 आ गया, m1 5 आ गया और m2 3 आ गया। तो बस अब ये वाले फॉर्मूले में जाएगी, px निकालना है, ये x निकालना है ना, px m1 डालना है, m1 x2 सारी वैल्यू डाल के निकाल लेना। ये क्वेश्चन आने ही है, मतलब आते ही है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही मतलब रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, स्टीरियो टाइप क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कर लो इसे, और बताओ डाउट। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कितना हलवे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ, देखो ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, ठीक है। व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है और हाइट ऑफ द ट्री। देखो ये तो रिवर थी, यहाँ पे कहीं ट्री होगा, और ये रिवर के ये साइड के में ट्री था और ये साइड मैन खड़ा था, तो मैन के लिए मैन को खड़ा मत करो, मैन को मतलब ये पॉइंट ही लेना है तुम्हें, ठीक है, समझे, यही आंखें हैं ऐसे सोच लो। तो जब ये ट्री को देख रहा था तब कितना था, 60 डिग्री था। फिर और ये पीछे गया, बैंक के पीछे है ना, फ्रॉम द बैंक से पीछे हटा, है ना, ही मूव अवे फ्रॉम द बैंक, नदी के अंदर नहीं गया, नदी दूर ऐसे आया, कितना 40 मीटर अवे। काफ़ी छोटा डायग्राम हो रहा है, चलो देखो ये तुम्हारी रिवर थी, यहाँ पे है ना, इतनी कोई कहानी बता रहा हूँ, एक नदी थी, नदी के किनारे एक पेड़ था बरगद का, और यहाँ पर है ना इंसान खड़ा था, सामने रीना नाम की लड़की खड़ी थी। तो यहाँ पे है ना खड़ा हुआ मत दिखा देना, मैन को खड़ा हुआ मत दिखाओ, उसको तुम है ना कबर में लेटा हुआ दिखा दो। अब ये सोचो कि तुम्हें कबर से देख रहा है वो, है ना, ऐसे देखना है, यहाँ पे स्टैंडिंग मत दिखाना,
तो ऐसे देखने पर इस ये पेड़ दिख रहा है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ ये रिवर है, ठीक है। अब ये कह रहा है 40 मीटर अवे गया, पीछे गया 40 मीटर, इसे गया 40 मीटर, ये 40 मीटर। और जब देखा उसने वही पेड़ को तो उसने 30 डिग्री दिखने लगा। तो इसमें भूत नहीं था, इसमें मैथ थी, ठीक है ना, कि 30 डिग्री क्यों दिखने लगा, पीछे चला गया तो एंगल वो हो जाएगा ना। तो कह रहा विथ ऑफ द रिवर बताओ, ये तो ये बताना है, तो इसको मान लो पहले तो x। और पेड़ की हाइट दी गई है क्या? नहीं दी गई, कोई बात नहीं, पेड़ को हाइट के p मान लो। अब p दोनों के लिए कॉमन है, दो इक्वेशन बनेंगी, एक 60 एक 30 डिग्री। तो बताने की जरूरत है क्या? नहीं। देखो 10, क्योंकि p और b का ही खेल है इसमें, हाइपोटेन्यूज का रोल है ही नहीं, तो p अपॉन b रखने वाला है। तो एक बार लगा लो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b, tan 60 की वैल्यू √3, p हमें पता नहीं, और 60 डिग्री हिसाब से बेस x है, मतलब ये सब आते ही एग्जाम में, ये तो वो नहीं है। तो √3x इज इक्वल टू p, होल्ड कर लो। यहाँ भी बनाओ अब 30 से, क्योंकि बेस की बातें हो रही, परपेंडिकुलर की बातें हो रही हैं, तो tan ही लगेगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, p कितना, p नहीं पता, b कितना है 40 प्लस x है, क्योंकि अब की बार एंगल ये है और 90 डिग्री ये है, तो यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जाएगा। ये मत ले लेना, पूरा जाएगा पोल पेड़ तक के। 40 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 40 प्लस x इज इक्वल टू p। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन कराए, चलो अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, सही है। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, है ना, √3x, और यहाँ x माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 बचेगा, 2x इज इक्वल टू 40, x तो 20 आ जाएगा। x 20 आया, मतलब विद आ गई क्या? हाँ सर विद आ गई। पेड़ की अगर हाइट रेट पूछा गया तो यार आ ही गई ना फिर। हाँ पाइथागोरस क्यों कैसे लगा पाओगे, हाइपोटेन्यूज कहाँ मालूम है, नहीं पता। तो ज़रूरत क्या, तुम्हें बेस मालूम पड़ गया, 60 डिग्री पता है, तो बेस और 60 डिग्री से p अपॉन b लगा देना। ये तो लगा ही ना p अपॉन b, तुम्हें p चाहिए ना, तो लगा तो है। ये क्या है √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू 20 इज इक्वल टू p, है ना, p पूछा है ना, तो इक्वेशन तो बनी रखी थी हमारे पास।